नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंदना वंदना दुग्गल जी। आपने ना उसमें सेकंड क्लास में ना ये बताया है कि मिथुन राशि में और कन्या राशि में बुध का क्या मेन डिफरेंस है, कि एक तो दिमाग है, दूसरा आपकी विश्लेषण करने की क्षमता है। गुरु 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 ग्रह के पास भी दो राशियां हैं, उनका बेसिक फर्क क्या है? गुरु की कौन सी दो राशियां हैं बताइए। धनु है और मीन है। बस, धनु राशि जो होती है ये पढ़ाई लिखाई की है, ये विद्यालय की है, ये यूनिवर्सिटी की है। ये राशि, ये लाइब्रेरी की राशि है। लाइब्रेरी यानी ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। जो मन करता है वो वाला टॉपिक उठाते हो, बुक पढ़ने लग जाते हो और उठा के लॉट ऑफ नॉलेज। कौन सी नॉलेज? बुकिश नॉलेज, गुरु के द्वारा दी गई नॉलेज, टीचर के द्वारा द्वारा प्रोवाइड की गई नॉलेज, वो धनु राशि है। अर्थात आप अपने ग्रंथ से, आप अपने वेद से, अपने शास्त्रों से, आप अपने बुक से क्या सीखते हो, कितना सीखते हो, आपके अपने गुरु से क्या सीखते हो और कितना सीखते हो, ये धनु राशि बताएगी। मीन राशि, मीन राशि कहती है मैं तो तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि जीवन में कितना अध्यात्म में जाना है और कितना संसार को पकड़ के रहना है। मीन राशि आपको संसार और अध्यात्म के बीच का कनेक्शन समझाने के लिए है। कभी कभी इंसान एक तरफा हो जाता है। मीन राशि कहती है एक तरफा जीवन नहीं होता है, दोनों पक्ष जरूरी हैं। अध्यात्म भी और संसार भी जरूरी है। यानी कि वो इतना बड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रही है मीन राशि। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो बचपन से ही कहते हैं हम सन्यासी हो गए, बाल संत हो गए, गृहस्थ के अंदर जो प्रवेश ही नहीं किया। ये उनके लिए जवाब है कि जीवन आपको ये बात नहीं कहता। अब वो राशि किसकी है? वो भी गुरु की राशि है। अर्थात वो भी गुरु ने ही समझाया है कि विवाह जरूरी है। मीन राशि मिलन की राशि है। मीन राशि स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष का मिलन। इसीलिए तो 12वां भाव में आती है मीन राशि काल पुरुष में। और वहीं पर सैया सुख है। और समाधि भी 12वां भाव ही है, मोक्ष वो भी 12वां भाव ही है। आप देखिए कितनी गजब की बात कही मीन राशि में। इसीलिए मीन राशि को दो मछलियों द्वारा दिखाया जाता है, एक काली मछली, एक सफेद मछली। सफेद मछली अध्यात्म को दिखाती है, काली मछली संसार को दिखाती है। या आप ऐसे कह सकते हो, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। सॉरी, एक सतोगुण है, एक तमोगुण है। अर्थात जो मनुष्य की तामसिकता है वो ब्लैक शेड है, ब्लैक शेड ऑफ लाइफ। तमस का मतलब पशु का गुण, पाशिकता, अज्ञानता। पाशिकता क्या है? अज्ञानता ही पाशुकता है। ज्ञान रूपी प्रकाश वही लाइट है, वही आपको कहता है नीचे से ऊपर की ओर जाना है, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है। अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी, नीचे से ऊपर की ओर। आपका जन्म क्यों हुआ है ये मीन राशि बता, आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है
ये मीन राशि बताती है आपको कि भाई जीवन का उद्देश्य एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। इसलिए तो हमारे साधु संत कहते हैं विवाह करना जरूरी है। विवाह को धार्मिक कार्य कहा गया है। हमारे यहाँ पे जब बेटियों की शादी होती है तो कन्यादान देने की परंपरा है। और गांव का आदमी पता क्या बोलता है, अरे बेटी का विवाह है, कन्यादान तो पहुंचाना फर्ज बनता है। क्यों बनता है उससे पूछो, कहते धर्म का कार्य। कैन यू इमेजिन, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट फिलॉसफी है हमारे पास, यहां पर शारीरिक सुख उद्देश्य नहीं है विवाह का। अरे ये तो धार्मिक कार्य हो रहा है, तो हायर स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है। यानी परमात्मा ने जिस लिए हमें संसार में भेजा है वो कार्य शादी का कार्य हो रहा है। और अध्यात्म उसके लिए भी भेजा है हमें, अर्थात दोनों काम करने हैं, पर इट शुड बी बैलेंस्ड। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण, युद्ध होता है उससे पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, रथ को बीचों बीच ले जाते हैं, युद्ध भूमि के बीच में खड़े होते हैं, मध्य मार्ग में। ये मध्य मार्ग क्या है? ये मध्य मार्ग ही मीन राशि है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अपने शिष्य अर्जुन से कि दोनों तरफ देख ले। अर्थात वो लाइफ की ब्लैक शेड्स एंड व्हाइट शेड्स दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। इन्हीं के बीच में तो मनुष्य फंस जाता है। यही तो जीवन का कंफ्यूजन है कि करे तो करे क्या। आधा संसार ये कंफ्यूज है कि शादी करें ना करें, अरे गड़बड़ है, अरे परेशानियां हैं, अरे तलाक हो जाएगा, अरे झगड़ा हो जाएगा। और उस डर से, उस भय से हमने धार्मिक कार्य छोड़ दिया। विवाह से बड़ा धार्मिक कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो संसार में आए हो, अपना जैसा देके जाओ भाई। आप कैसे आइटम हो, ऐसा एक आइटम और भी देके जाओ। एक दो, दो दो, तीन दो, ये आपके ऊपर है। आपके जाने के बाद संसार याद तो करेगा ये किस आइटम का नमूना है। कहते हैं ना तेरा बाप कैसा आदमी था। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है हमारी। तो मीन राशि मध्य मार्ग है, इसीलिए वो 12वां भाव है। 12वां भाव मध्य मार्ग है। 12वें भाव से जो भी चीज आती है ये उसके बारे में समझाता है। कोई व्यक्ति शारीरिक सुख के चक्कर में सैया सुख में ज्यादा लग गया तो वही कहता है कि यार मारे जाओ, खत्म हो जाओ, जीवन समाप्त कर लोगे अपना। ये जीवन नहीं है। कोई व्यक्ति पूरा सन्यासी हो गया, कहते ये भी जीवन नहीं। तो जीवन क्या है ये मीन राशि आपको समझाती। देखो, मेष राशि कहती है नीचे से ऊपर कैसे उठना है, उसमें एनर्जी है। पहली राशि एनर्जी से भरी हुई है। वृष राशि बैल है, ताकत से भरी हुई है, जितना मर्जी हल जुतवा लो, खेत करवा लो, सारा काम कर देगी। मिथुन कहती है एक नहीं दो की जरूरत है, एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। अर्थात दो क्या है, यानी हर बात के दो पहलू हैं। जीवन में हर पक्ष के दो पक्ष है, वो मिथुन राशि। कर्क क्या है? बैलेंस। किस चीज का बैलेंस? विपरीत परिस्थिति में बैलेंस बनाने की ताकत। जमीन पर भी है और हम पानी में भी है। जमीन पर भी खुश है और पानी में भी खुश है। पानी भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। केकड़ा क्या होता है? केकड़ा पानी में भी रहता है और जमीन पर भी आ जाता है, उसको टेंशन नहीं है ज्यादा, दोनों तरफ रहता है। पर पानी से सर ज्यादा दूर ले जाओगे तो मारे जाओगे। सर थोड़ा धीरे। बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है सर सिंह राशि। राशि शेर है, किंग है, जंगल का राजा।
रॉयल राशि है जी, राजा बनाना सिखाती है वो। सिंह राशि यानी आपको आपको जनता की सेवा कैसे करनी है, वो सिंह राशि आपको सिखाती है। राजा बनने की कला क्या है? स्वयं को समर्पित कर देना जनता के लिए, और जनता से उम्मीद ही ना करना, क्योंकि जनता से उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि जनता सिर्फ राजा से उम्मीद करती है, राजा को कुछ नहीं देती है, राजा को देना ही नहीं चाहती। आप कभी इंटरव्यू सुनो यूट्यूब पर, आपको सरकार से क्या चाहिए, हर आदमी कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उससे पूछे तू क्या देगा? इतना पूछते ही पत्रकार खराब है, सरकार खराब है, सरकार निकम्मी है। प्रधानमंत्री को घुटने के बल बैठ करके हमारी ही सुननी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर देना चाहिए। अर्थात जनता कह रही है प्रधानमंत्री को मुर्गा बन जाना चाहिए हमारे सामने, तो ठीक है। अब भगवान शिव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं मैंने इस संसार में 112 प्रकार की खोपड़ियां भेजी हैं, और हर खोपड़ी अपने एंगल से सोचती है। अब प्रधानमंत्री की तो बेचारे की एक ही खोपड़ी है, वो 112 प्रकार की खोपड़ियों को कैसे सरवाइव करेगा? राजनीति में सबसे कमजोर राजा वो होता है जो सबकी सुन के सबके अनुसार करने की सोचता है। वो समझो सबसे कमजोर लीडर है, वो आपका भला नहीं कर सकता। नेता वो होता है जो लीडरशिप जानता है, नेता वो होता है जो लीड करना जानता है, जो नेतृत्व करना जानता है, जो ये मानता है मेरी कौम के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है। ना कि वो जो एक आदमी कह रहा है मुझे घर दो, ना वो कह रहा है जो मुझे आरक्षण दो, ना वो आदमी जो उनकी। अदरवाइज आप गरीबों का मुल्क तैयार कर दोगे। फ्री बीज दिए जाओ आप, गरीब ही प्रोड्यूस होगा। अब मुझे ही कह दो यार, मैं तो वैसे ही बहुत आलसी हूं अपने आप में, मैं मानता हूं मैं बहुत आलसी आदमी। अब मुझे कह दे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा खर्चा सारा हम स्पॉन्सर्ड करते, मैं वो अच्छा भाई, आप काहे की कंसल्टेशन करनी है? काहे किसी से मगज मारे, क्यों किसी के दुख सुने? नहीं सुनना यार किसी के दुख, हो गए बोर। वही ब्याह शादी के रगड़े, वही संतान नहीं हो रही, वही नौकरी नहीं लग रही, वो भाग गया, वो भाग गई। कौन सुने यार रोज की वो कहानियां? कोई नहीं सुनेगा। फ्री बीज इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ये सिंह राशि बता रही है। आप सिंह राशि कहते मुफ्त में क्या मिलेगा? जंगल का राजा शेर इसलिए है क्योंकि अपने दम पर है, किसी के आरक्षण के दम पर वो शेर नहीं बना। वो जानता है किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे टैकल करना है, वो आर्ट को जानता है। इसीलिए आप बुक पढ़िए, मैंने बुक लिखी है राशियों के ऊपर, उसमें मैंने लिखा है जैसे रॉयल साइन, रॉयल जोडिक साइन, ये राज चिन्ह है। ये सिंह राशि नहीं, राज चिन्ह है ये। हर राशि आपको कुछ बताती है, हर राशि जीवन का जीने का उद्देश्य समझा रही है। इसीलिए पूरे जीवन को 12 पार्ट में भाग कर दिया, पूरे भूत चक्र को 12 भागों में डिवाइड कर दिया राशि चक्कर ने, और इंसान के जीवन को 12 भागों में डिवाइड कर दिया राशि चक्कर ने। आज देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष को गहराई में समझ ले, राशियों को गहराई में समझ ले, बाबाओं को भूल जाओगे, खामखाई के उपदेश प्रवचन दे जीवन। बाबाओं के पास लोग जाते किस लिए, गुरुओं के पास लोग किस लिए जाते? जीवन कैसे जिए, ये असली प्रश्न है जीवन का, कि जिए तो जिए कैसे जिए साहब, समझ में ही नहीं आ रहा। बीवी तंग कर रही है, बच्चा तंग कर रहा है, बॉस तंग कर रहा है, नौकरी नहीं चल रही, जिए तो जिए कैसे जिए? फिर हम कहते हैं अरे यार शांति लेने किसी गुरु को पकड़ लो, मेडिटेशन सिखाएंगे थोड़ा तो रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, जिनको समझ में आता वो कहेंगे दारू का पौवा पी लो, है नहीं कोई भांग खा लो, कुछ और खा लो, सो जाओ, पसर जाओ, देखो ही मत। ज्योतिष में 12 राशियां समझा देती है कि करना क्या है। 12 अभी अगर समझ जाओ तो जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। हम चल टेक्निक करो, प्रेडिक्शन करो जी, प्लानट डिविजनल चार्ट नक्शा। अरे भाई राशि तो समझ ले, राशि नहीं समझेंगे जी, राशि तो आती है, पूछ के देख लो, पूछ के देख लो सारे ज्योतिषियों से, मीन राशि अगर बता दे तो क्या है,
एक ही बात, मीन राशि है जी, मीन राशि के स्वामी गुरु जी है, गुरुदेव है जी, और वो मीन राशि बहुत अच्छी होती है जी। ये क्या मतलब, उसका उद्देश्य क्या है? वो राशियां आपके कर्मों को रिकॉर्ड करके बैठी हुई है। पास्ट लाइफ कर्मा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है आपका? वो राशियों के अंदर हो रहा है। आपकी कुंडली में कौन सी राशि किस हाउस में है, ये बहुत गहरा संदेश दे रही है। आप अगर समझ सको तो समझो, नहीं तो घूमे जाओ। उसे क्या मिलना है कि गुरु कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा? पहले देखो मीन राशि कहाँ बैठी, मीन राशि ने किस ग्रह को एक्सेप्ट किया हुआ है, मीन राशि ने किस ग्रह को पकड़ा हुआ है। वहीं से सारा आपका चिंतन शुरू हो जाना चाहिए। वही ज्योतिष में आपको आगे लेके जाएगा, वही जीवन में आपको आगे लेके जाएगा। बहुत गहरे ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं है यार, 4-5 ढंग के सूत्र पकड़ लो, समझ में आ जाएगा। पर कितने गहरे पकड़ो, राशियां भी सीखो तो इतनी गहरी राशियां सीखो, बंदे की राशि भी पकड़ में आ जाए, उसको इतना बता दो, इतना बता दो, सामने वाला हैरान हो जाए कि यार क्या कमाल कर दिया इसने, तो मेरी खोपड़ी में बैठ के ये बता दिया, मैं हूं क्या। मैं हाँ यही सोचता हूं, ये तो मैंने बताया ही नहीं किसी को। जब इंसान कहता है ये है रियल ज्योतिषी, समझ रहे बात को? ये है राशि आपका। कन्या राशि क्या है? कन्या इज ए प्योरिटी। असली ताकत आपकी शुद्धता में है। जीवन में जितनी शुद्धि आपके अंदर होगी, उतनी ज्यादा बलाबल बढ़ेगा आपके अंदर। अब सोचिए भाई, खाना शुद्ध क्यों खाते हो, कपड़े शुद्ध क्यों पहनते हो, रोज स्नान क्यों करते हो? एक शब्द है रेजोनेट करना। आयुर्वेद में कहते हैं पंचकर्मा करा लो। कर क्या रहा है पंचकर्मा? क्या कर रहा है? शरीर को शुद्ध कर रहा है। उनसे पूछो पंचकर्मा क्या फायदा देगा? अरे पंचकर्मा करो, शुद्धि होगी तो बल बढ़ जाएगा, शरीर का बलाबल बढ़ जाएगा, शरीर की बीमारियां निकल जाएंगी। अरे शरीर का बल कमजोर है इसलिए बीमारी है। बीमारी है इसका मतलब शुद्ध नहीं खा रहे हो, बीमारी है इसका मतलब पूर्व जन्म ने शुद्ध कर्म नहीं करे। बीमारी का होना अशुद्धि का प्रतीक है, बीमारी का होना अशुद्धि का प्रतीक है। चाहे खाने में है, चाहे कर्म में है, चाहे वचन में है, वो अशुद्धि है। इसलिए कन्या राशि छठे भाव में है। फिर हम कहते हैं छठा भाव तो रोग का है। क्यों है रोग का? क्योंकि कन्या को तो शुद्धि पसंद है। वो रोग जब ही देगा जब उसमें अशुद्धि आ जाएगी। कन्या राशि वाले प्योरिटी बहुत चाहते हैं, सिंपल गेम। और कन्या, हम प्योर किसको मान रहे हैं? अब हमारे सनातन धर्म में आ जाओ, हम कहते हैं जो 13 साल से छोटी बच्ची है वो प्योर है। अब प्योर तो जो लड़का है वो भी है, बट हम उसको कहते हैं ये वो प्योर नहीं है जिसको हम प्योरिटी से जोड़ के देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे ये पूजनीय है, ये बुध ग्रह है। 13 साल से उम्र की छोटी बच्ची बुध ग्रह है, ये पूजनीय है, इसको पूजा जा सकता है, देवी की तरह पूजा जा सकता है। अर्थात सब माफ है, उसमें चंचलता है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो शुक्र बन जाती है, बुध ही शुक्र का रूप बनता है, बुध ही कन्वर्ट होता है शुक्र के अंदर। कितनी गहरी फिलॉसफी है। औरत कहां से बनेगी? अरे कन्या से औरत बनेगी भाई, और कहां से बनेगी? तो वो बुध है तो वो औरत कौन है? शुक्र है। और शुक्र कौन है? वो लक्ष्मी है। अगर ये फिलॉसफी समझ में आ जाए, कौन अपनी घरवाली को पीटेगा भाई? कौन पीटेगा? कोई नहीं पीटेगा। कौन लक्ष्मी को पीटना चाहता है? कोई नहीं पीटना चाहता। ये कौन समझा रहा है आप? ये पुलिस नहीं समझा रही, ये आपकी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी नहीं समझा रही, ये आपकी ग्रेजुएशन नहीं समझा रही। उन बुक्स में नहीं लिखा हुआ ये सब कि पत्नी को पीटना मना है, वो तो सिर्फ कानून की किताब में लिखा है, पर कानून की किताब तो कोई पढ़ता नहीं। पर ज्योतिष में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसा नहीं करना। तुला क्या है? तुला इज ए बैलेंस ऑफ लाइफ। जीवन का कोई भी पलड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अर्थात कैरियर है एक तरफ
और एक तरफ तुम्हारी घर गृहस्थी है। तुला क्या है? घर गृहस्थी और कैरियर। इसलिए सप्तम भाव से शादी देखी जाती है और सप्तम भाव से आपकी डे टू डे इनकम देखी जाती है, क्या कमाओगे। वो कहता है देखो, विवाह को चलाना है तो रोज का पैसा आना जरूरी है, नहीं तो ब्याह तुम्हारे लिए नहीं बना है। फिर से बता रहा हूं, लड़के के लिए शादी करनी है, पैसा रोज आना जरूरी है। नहीं आ रहा, आप नहीं कर सकते, आप अभी नहीं कर सकते। लड़की के लिए घर चलाना आता है। घर चलता कैसे है, समझ डेवलप हो गई। अगर आपको लगता है आपकी लड़की घर चलाने लायक नहीं है, शादी मत करो भाई। वो दूसरे का घर बिगाड़ेगी, आप तो बच जाओगे, जाते ही दूसरे घर में तबाही मचाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं घर कैसे चलता है, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं। और वो पाप लगेगा माँ बाप को। या आपने बताया क्या, समझाया क्या? ये लड़की हमारी पीएचडी होल्डर है, फिर भाई, फिर क्या कर, अब शादी करेगी? भाई शादी सिखा तो दो अगले को। हमने तराजू तोड़ दिया, हमने लिब्रा का साइन बैलेंस तोड़ दिया। वो जो तराजू है ना, गृहस्थी का और पैसे का, वो तोड़ दिया। लिब्रा साइन हमें यही बताता है, जहां पर भी होगा कुंडली में वो यही समझाएगा। वृश्चिक राशि, सीक्रेसी। हर चीज किसी को नहीं बतानी, राज को राज ही रहने दो। हर राज को व्यक्त नहीं करना, हर बात को व्यक्त नहीं करना। आठवीं राशि है जी बिच्छू वाली। बिच्छू के क्या गुण है? वो अंधेरे में रहना पसंद करता है साहब। अंधेरे में रहने का मतलब क्या है? यानी वो हर बात नहीं बताना पसंद करता। कुछ मामलों में आपको चुप रहना बेहतर है। हर बात को बोलना थोड़ी होता है, हर बात नहीं बोली जाती। मर्यादाएं हैं कुछ चीजों की। जो चीज मर्यादा में रखने की है उसको मर्यादा में ही रखना चाहिए। आठवीं राशि आपकी गहरी मर्यादाओं को बताती है। क्यों बताती है आठवीं राशि गहरी मर्यादाओं? क्योंकि आठवीं भाव में आपकी छिपी हुई यौन इच्छाएं अष्टम भाव से आती। अब यौन इच्छा को आप हर जगह थोड़ी ना प्रकट करते फिरो, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, समाज कैसे चलेगा। तो वंदना जी, हर राशि आपको कुछ समझा रही है, हर राशि बता रही है। आपने निश्चित रूप से मेरा बेसिक कोर्स पकड़ा होगा, जब भी आपने अच्छा। एक क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो उसमें तो मैंने एक एक घंटे बोला एक एक राशि पे है। हाँ तो तो वो मैंने इसलिए शुरू किया था कि मुझे इस बात का पता था कि लोग राशियों पे बहुत कम बात करते हैं। और राशि तो हमारी प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी यूनिट है। प्राइमरी यूनिट हमारी नक्षत्र, और फिर हमारी राशियां, फिर ग्रह हैं, और उसके ऊपर सबसे कम बात होती है। क्योंकि मैं तो अक्सर स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ ना, हाँ भाई बताओ इसका मतलब, और या उसके प्रश्न पूछने से ही समझ जाता हूं कि मामला कहाँ गड़बड़ है, क्या चीज उसको नहीं आती। हाँ सिद्धार्थ जी। थैंक यू गुरुदेव। मुझे सब समझ आ गई। क्या कह रहा? हाँ सिद्धार्थ जी। सर सर समझ आ गया बस। अच्छा अच्छा, मेरा ओके। डाउट ही क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता वर्मा जी। सुनीता वर्मा जी म्यूट पर है। ये म्यूट पर है, आप म्यूट सॉरी पर हैं, सर। आपकी आवाज नहीं हाँ आ रही। जी सर, हो गया। प्रणाम सर। प्रणाम आज प्रणाम। की राशियों ने तो सर भाव विभोर कर दिया, मजा आ गया। इतनी बारीकी से जो छोटे छोटे से अंतर हमें समझ में आते हैं, जो वाकई में हम लोग मिस करते हैं। गजब सर।
अमेजिंग। मैं तो सर अपना प्रश्न ही भूल गई कि अब मैं क्या पूछ रही हूँ, राशियां ही इतनी अच्छी थी। लेकिन सर और फिर एक क्वेश्चन रहा फिर भी, कि हमने स्त्री शाप के अंदर ये जाना कि एक फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस में मंगल की जमीन है, केतु वहां हो जाए तो पीड़ा में आ जाता है। तो सर यहाँ नहीं, केतु तो मंगल जैसा ही। पहली बात उसी कंसेप्ट पे चलो। क्या जी। केतु पहले भाव में हमें टेंशन में डालेगा? राइट सर। केतु लग। पहले भाव में हमें मैथमेटिशियंस बना देता है, जी। और पहले भाव का केतु हमें आधा बावला भी बना देता है। तो अब हमें चेक ये करना होता है कुंडली के माध्यम से कि हम आधे बावले वाली कैटेगरी में या हम मैथमेटिशियंस वाली कैटेगरी में। उसके सर लिए अक्सर आप आधे सारा बातें। सूत्र लगा करके देखो। फर्स्ट हाउस में केतु है तो उसकी बुनियाद में कौन बैठा है, केतु को मदद कौन पहुंचा रहा है। तो कहाँ देखना, हमने हमने देखना कि गुरु कुंडली में कहाँ बैठा। राइट सर। गुरु के हालात अगर अच्छे हैं और लगन में केतु बैठा है, तो हमें मैथमेटिशियंस वाली सिचुएशन में ले जाएगा। अगर गुरु कमजोर है और पहले भाव में केतु बैठा है तो महाक्रोधी बनाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, आधा बावला है, अरे यार इसे क्यों छेड़, तो 1 मिनट में भड़क जाएगा, अभी ओके सर। हल्ला मचा देगा, छोड़ो इसको जाने दो। और ओके उसमें गुस्सा जब आएगा तो एकदम से जाता सर, यही वाला लक्षण देखा है मैंने। है। मतलब मैथमेटिशियन नहीं, मैं यही कह रही थी कि आधा बावला हमने देखा है। हाँ नहीं, वो देखो ना कि क्यों है, वो गुरु कमजोर होगा ठीक ही है। होगा। डेफिनेटली सर। डेफिनेटली सर। योगेश अग्रवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार ओके, गुरुजी। नमस्कार पहली बार नमस्कार। आपकी सब अटेंड किया, बहुत अच्छा लग रहा है आपका एलिबोरेशन और समझाने का जो तरीका है। जी 3-4 दिन से मैं आपके वैदिक बेसिक से जुड़ा हुआ हूँ। जी और एक छोटी सी प्रश्न एक मन में है। एक होता जी। है जैसे नियतिवाद और एक है कर्मवाद। तो जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं घर में, तो उसमें कहीं लिखा हुआ है को करी तरक बढ़ावही सका हो वही वही जो राम रचि रखा। आपकी आवाज कट गई, क्या कौन बोले योगेश जी, क्या? एक जगह दोबारा। लिखा हुआ है को करी तरक बढ़ावही शाखा हो ही है वही जो राम रचि राखा। ठीक है। और एक जगह लिखा हुआ है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जो है, यदि वो तय है, भगवान राम ने तय कर रखा है, तो इसमें कर्मों की भूमिका क्या है? वो बारीक लाइन कौन सी है जो हमें, मतलब कर्म, और जैसे किसी की डेथ होनी है, एक के हाथों से बी का मृत्यु होनी है, तो इसमें हम्म एक ही गलती कहाँ हुई? हम्म। पहली तो बात तो ये थोड़ा सा योगेश जी, समझना। जी तो रामायण की दोनों बातें हैं, दोनों बातें हमारी एस्ट्रोलॉजी की फिलॉसफी में है, दोनों जी ही। जी अगर आप आगे चल के सीखेंगे जी तो उसमें प्रश्न उठता है कि ये 12 भाव जो हैं, इनमें शक्तिशाली भाव कौन सा है, सर्वाधिक शक्तिशाली। तो उत्तर मिलता है पहला भाव। फिर शिष्य प्रश्न करता है, और उससे कम शक्तिशाली? तो उससे कम शक्तिशाली है 10वां भाव। उससे कम शक्तिशाली सप्तम भाव। और उससे भी कम शक्तिशाली चौथा भाव। अब यहां पर रामायण की जो दोनों बातें हैं, पहली है लगन की, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस है आपकी आत्मा, फर्स्ट हाउस है आप स्वयं। और जी आत्मा अपने साथ दो चीजें कैरी करके चलती है, पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के संस्कार। अर्थात आत्मा आपके कर्मों से और आपके संस्कारों से बंधी हुई है। जो रामायण में लिखा है कि जो प्रभु ने लिख दिया वो होगा, ये पहले भाव वाली बात आ रही है कि जब आपकी डोर पीछे से पकड़ी हुई है, आपके कर्म और संस्कार ऐसे हिला देते हैं आपको इस जन्म में, तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल किसी पावर के हाथ में है, जिसने पहले से लिख दिया। भृगु संहिता ज्योतिष में इसी आधार पर बनी है। भृगु जी ने पैदा होने वाले सभी का भविष्य पहले ही लिख दिया, उसका बेस यही है।
जो रामायण में पहला श्लोक आपने बोला है। दूसरा कि ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है, यानी कुंडली का 10वां भाव। इसकी फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहता है भाई कर्म के बगैर कुछ नहीं होना। और आत्मा के साथ क्या जुड़ा था? कर्म। कर्म और संस्कार जुड़े थे ना, पहले में भी कर्म संस्कार जुड़े हैं। 10वां प्योर कर्म है। पर वो कह रहा है जो पीछे से मिला है, हाउ टू टैकल इट, उसको टैकल कैसे करूं? जो पीछे से मिला है, मेरे माँ बाप मुझे कैसे मिले हैं, क्योंकि हम 3 चीजें से नहीं डिसाइड कर सकते। हम अपने माँ बाप को डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपने भाई बहन को डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपना जीवन साथी भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारा मन का वहम है कि हमने चुन लिया, हमारा लव अफेयर हो गया, ये सिर्फ वहम है। ऑलरेडी वो डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये बात वही कह रहा है। और बिना कर्म के आप कैसे आगे बढ़ोगे? बारीक लाइन क्या है? बारीक लाइन वहीं पर है जहां पर हम इन दोनों बातों को समझते नहीं, वहीं पे बारीक लाइन खत्म हो जाती है। जब हमें इन दो का में भेद नहीं समझ में आता तो हमारी बारीक लाइन खत्म हो जाती है। हम दोनों को एक समझ बैठते हैं। दोनों एक नहीं है, उनमें बारीक लाइन है। और अज्ञानता ही उस बारीक लाइन को समाप्त कर देती है, और ज्ञान ही इन दोनों के बीच में एक बारीक लाइन खींच देता है कि आप पीछे से जो कर्म और संस्कार लेके आए हैं और इस जन्म में आपको जो भोगना पड़ रहा है, इस भोग को हाउ टू रिस्पॉन्ड टू यू, आप रेस्पॉन्ड कैसे करोगे, ये है कर्म की टेक्निक। अब एक सामने वाला आदमी पूर्व जन्म में आपका दुश्मन है, अब आप इस जन्म में तो कुछ कर नहीं सकते। अब पीछे आप क्या करके आए तो आपको याद भी नहीं, पर वो लगा हुआ है आपके पीछे। आप हर जगह जाते हो, वो हर जगह आपके बीच में विरोध खड़ा कर देता है। आपको समझ नहीं आ रही इस बंदे का मैंने बिगाड़ क्या दिया, फिर भी विरोधी है तो है। 10वां भाव कहता है अब कौन सा ऐसा कर्म करूं कि इससे दुश्मनी भी खत्म हो जाए और अगला कर्म भी सुधर जाए, ताकि ऐसे दुश्मन ना आए मेरे पास। वो कर्म की टेक्निक वो इस जीवन में सीखनी पड़ती है, वही कर्म है। कर्मों को लर्न करना वो गुरु के माध्यम से ही संभव है। दैट्स व्हाट 10th हाउस की फिलॉसफी, लर्निंग बाय अर्निंग, नहीं सॉरी, अर्निंग बाय लर्निंग, अर्निंग बाय लर्निंग। जो भी कमाओगे वो लर्न करके ही कमाओगे, और बिना कर्म के उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती। भगवान भी राजमहल छोड़ करके गुरु के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। यह है कर्म की प्रधानता। साक्षात विष्णु स्वरूप महलों को छोड़ करके ऋषि के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, अर्थात लर्न करने के लिए। यही है 10वां भाव, यही कह रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ गुरुजी, धन्यवाद गुरु सर आज जय गुरुदेव पूरी सर। इसकी फिलॉसफी समझ में